हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदित्य प्रकाश जाला, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज रांची, आप सभी का अपने नए वीडियो में पुनः स्वागत करती हूँ। हमने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, जाना था कि प्रैग्मेटिज्म क्या है, प्रैग्मेटिज्म के क्या अर्थ है, प्रैग्मेटिज्म के क्या परिभाषा है। आज हम अध्ययन करेंगे जॉन डीवी के विषय में। प्रैग्मेटिज्म मैंने आपको पहले इसलिए बताया क्योंकि जॉन डीवी एक प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री हैं, शिक्षा शास्त्री थे। तो जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन को, जॉन डीवी के शिक्षा चिंतन को अध्ययन करने से पहले हमें प्रयोजनवाद को समझना था, इसलिए हमने लास्ट वीडियो में प्रयोजनवाद के अर्थ एवं परिभाषा को जाना। आज हम देखते हैं जॉन डीवी। जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन को जानने से पहले हम जॉन डीवी के जीवन के विषय में संक्षिप्त जानकारी लेते हैं। जॉन डीवी अमेरिका के महान विचारक, दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री थे। जॉन डीवी अमेरिका के महान विचारक, दार्शनिक एवं शिक्षा शास्त्री थे। इनका जन्म 1859 में वॉर्मंट नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता एक साधारण दुकानदार थे। जॉन डीवी के जो पिता थे वे एक साधारण दुकानदार थे। साधारण उनका कामकाज था, उनका ग्रोसरी का एक छोटा सा दुकान था। इनका पालन पोषण, जॉन डीवी का पालन पोषण ग्रामीण वातावरण में हुआ था। सन 1879 में इन्होंने वॉर्मंट यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री प्राप्त की। सन 1879 में इन्होंने वॉर्मंट विश्वविद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। इन्होंने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से दर्शन में पीएचडी किया तथा इन्हें सन 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1896 में इन्होंने विश्वविद्यालय में लैबोरेटरी स्कूल की स्थापना की। 1896 में इन्होंने विश्वविद्यालय में लैबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसने अमेरिका के एजुकेशन थ्योरी और एक्सपेरिमेंट पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इन्होंने जो लैबोरेटरी स्कूल की स्थापना की उसने अमेरिका के एजुकेशन थ्योरी और एक्सपेरिमेंट पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। 1904 से 1930 तक ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दर्शन एवं शिक्षा के प्रोफेसर के तौर पर कार्य करते रहे। इस महान शिक्षा शास्त्री का सन 1952 में देहांत हो गया। जॉन डीवी का सन 1952 में देहांत हो गया। तो हमने क्या देखा कि जॉन डीवी का जन्म 1859 में वॉर्मंट नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता एक साधारण दुकानदार थे। ग्रामीण वातावरण में इनका पालन पोषण हुआ था। सन 1879 में इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की वॉर्मंट यूनिवर्सिटी से। फिर इन्होंने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री ली। वहीं पर सन 1894 में इन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया। 1896 में इन्होंने लैबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसने अमेरिका के एजुकेशन थ्योरी और एक्सपेरिमेंट में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इस महान शिक्षा शास्त्री का सन 1952 में देहांत हो गया। जॉन डीवी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी जिनमें कुछ महत्वपूर्ण है, जिनका नाम है जैसे स्कूल एंड सोसाइटी, हाउ वी थिंक, स्कूल एंड सोसाइटी, दूसरा हाउ वी थिंक, तीसरा फ्रीडम एंड कल्चर, नेक्स्ट है एजुकेशन टुडे, नेक्स्ट है एक्सपीरियंस एंड नेचर, माई पेडागोगिकल क्रीड, द चाइल्ड एंड
करिकुलम, इस तरह से उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी, जिसमें स्कूल ऑफ टुमारो भी इनका काफ़ी फेमस है। स्कूल ऑफ टुमारो, एजुकेशन टुडे, फ्रीडम एंड कल्चर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये सब कुछ इनकी रचनाएं हैं जो काफ़ी फेमस है। अब हम देखते हैं डीवी का दर्शन, डीवीज फिलॉसफी। डीवी का क्या दर्शन था? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि डीवी एक प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री थे, तो डीवी का दर्शन जरूर प्रयोजनवाद पर ही आधारित होगा। तो डीवी एक प्रयोजनवादी थे। अपनी जीवन संबंधी विचारधाराओं में वह सशक्त रूप से व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते थे। अपनी जीवन संबंधी विचारधाराओं में वे सशक्त रूप से व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते थे, क्योंकि प्रयोजनवाद जो है उसको व्यवहारवाद भी कहा जाता है। तो जो भी प्रयोजनवादी होगा उनके दर्शन में व्यवहारिकता अवश्य रहेगी। उनके अनुसार दर्शन निष्क्रिय चिंतन नहीं बल्कि कुछ ऐसी चीज है जो जीवन की समस्याओं को हल करती है। डीवी क्या कहते हैं कि दर्शन निष्क्रिय चिंतन नहीं है। जो दर्शन है वो निष्क्रिय चिंतन नहीं है, मतलब वो एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो जीवन की समस्याओं को हल करती हैं। उनके दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत थे, जिनमें पहला है स्थानीय एवं शाश्वत सत्य, स्थानीय एवं शाश्वत मूल्य या सत्य, स्थानीय एवं शाश्वत मूल्य या सत्य, फिक्स्ड एंड इटर्नल वैल्यूज और ट्रूथ, फिक्स्ड एंड इंटरनल वैल्यूज एंड ट्रूथ। डीवी के लिए स्थायी शाश्वत अंतिम या सर्वोच्च मूल्यों के लिए कोई स्थान नहीं था। डीवी जो थे वो किसी प्रकार के स्थायी, कांस्टेंट, शाश्वत, अल्टीमेट, अंतिम, लास्ट या सर्वोच्च मूल्यों के लिए उनके दर्शन में कोई स्थान नहीं था। वैल्यूज जो थे वे सापेक्षिक होते थे। उनका मानना था कि जो वैल्यूज होते हैं, जो मूल्य होते हैं, वे सापेक्षिक होते हैं और बदलते रहते हैं। मनुष्य अपनी रचनात्मक बुद्धि एवं शक्तियों से अपने मूल्य निर्मित करता है। मनुष्य अपनी रचनात्मक बुद्धि एवं शक्तियों से अपने मूल्य निर्मित करता है। तो पहला हम क्या देखें? स्थानीय एवं शाश्वत मूल्य या सत्य। डीवी का मानना है कि ये परिवर्तनशील है। वैल्यूज जो होते हैं वे सापेक्ष होते हैं और बदलते रहते हैं। मनुष्य अपनी रचनात्मक बुद्धि, क्योंकि मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है, एवं शक्तियों में अपने मूल्य स्वयं निर्मित करता है। प्रयोजनवाद जब मैं आपको कल ऑनलाइन क्लास में भी समझा रही थी और अपने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, तो उसमें हम बताए थे कि प्रयोजनवादियों का मानना है कि जो सत्य है वो परिवर्तनशील है। ये संसार भी परिवर्तनशील है। संसार अभी निर्माण की अवस्था में है, जगत अभी निर्माण की अवस्था में है। प्रयोजनवादी मानते हैं कि जगत का अभी निर्माण नहीं हुआ है। यदि परिवर्तनशील नहीं होगा सत्य, तो फिर समाज का विकास रुक जाएगा। मूल्य भी परिवर्तनशील है। जो मूल्य आज मेरे लिए उपयोगी है, हो सकता है कल वो उपयोगी ना हो, फिर वो मूल्य असत्य हो जाएंगे। कहने का मतलब जो आज सत्य है वो कल असत्य था। आज सत्य है, कल वो फिर असत्य हो जाएगा। कल मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था कि दूध है, ये अभी के लिए सत्य है, लेकिन उसमें क्रिया द्वारा, प्रोसेस द्वारा परिवर्तन होता है, वो दही बन जाता है। दही भी ये सत्य है। अभी दूध असत्य हो गया, क्यों? क्योंकि दही बन गया, लेकिन वो भी परिवर्तन है, वहां भी परिवर्तन है। फिर प्रोसेस होता है, दही से मक्खन बन जाता है और दही असत्य हो जाता है। कल दही सत्य था, आज दही असत्य हो गया। जब दूध था तो दही आगे के लिए असत्य था, क्योंकि आज दूध है। फिर उस मक्खन से भी घी निकलता है, तो फिर असत्य, तो सत्य जो है वो परिवर्तनशील है। नेक्स्ट है परिवर्तनशील वास्तविकता, चेंजिंग
रियलिटी, परिवर्तनशील वास्तविकता। चेंजिंग रियलिटी, वास्तविकता वह है जो मनुष्य के भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से प्राप्त मनुष्य के अनुभवों से उपलब्ध होती है। वास्तविकता वह है जो मनुष्य के भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से प्राप्त मनुष्य के अनुभवों से उपलब्ध होती है। अतः मनुष्य समय और स्थान के साथ संबंधित है। मनुष्य जो है समय और स्थान के साथ संबंधित है। दूसरे शब्दों में वास्तविकता का अब भी निर्माण हो रहा है। जैसे मैंने अभी बताया कि जगत जो है वो निर्माण की अवस्था में है, तो वास्तविकता का अभी भी निर्माण हो रहा है। कोई भी अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है, अंतिम सत्य कुछ भी नहीं है। ये संसार परिवर्तनशील है। और हमने क्या देखा? परिवर्तनशील वास्तविकता। दूसरा डीवी का दूसरा दर्शन का सिद्धांत है परिवर्तनशील वास्तविकता। चेंजिंग रियलिटी, वास्तविकता वह है जो मनुष्य के भौतिक एवं सामाजिक वातावरण से प्राप्त मनुष्य के अनुभवों से उपलब्ध होती है। मनुष्य के अनुभवों से उपलब्ध होती है। और अतः मनुष्य समय और स्थान के साथ संबंधित है। दूसरे शब्दों में डीवी कहते हैं कि वास्तविकता का अब भी निर्माण हो रहा है। तीसरा है उपयोगिता ही सत्य है। तीसरा क्या है? उपयोगिता ही सत्य है। ट्रूथ इज यूटिलिटी, ट्रूथ इज यूटिलिटी। सच्चाई वह है लाई जा सके, सच्चाई वह है जो क्रम में लाई जा सके, जिससे मनुष्य के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। सच्चाई वह है जो क्रम में लाई जा सके, जिससे मनुष्य के उद्देश्य की, जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। किस प्रकार के उद्देश्य? मनुष्य के जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। उसका विकास हो और वही सत्य है। मनुष्य का विकास हो और वही सत्य है। सत्य उपयोगी होता है और उपयोगिता सत्य है। सत्य उपयोगी है और उपयोगिता ही सत्य है। ट्रूथ इज यूटिलिटी एंड यूटिलिटी इज ट्रूथ। कल मैंने प्रयोजनवाद का जब डेफिनेशन आप लोग को दे रहा था, आपको मीनिंग बता रही थी, तब मैंने बताया था कि प्रयोजनवादी उसे ही सत्य मानते हैं जिसकी उपयोगिता है। मनुष्य के जीवन में जिसकी उपयोगिता है उसे प्रयोजनवादी सत्य मानते हैं। जिसकी उपयोगिता नहीं है प्रयोजनवादी उसे असत्य मानते हैं। नेक्स्ट है विचार और कर्म। नंबर 4 है विचार और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। विचार और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। Thoughts and action are complementary. Thoughts and action are complementary. विचार और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। डीवी के अनुसार विचार और कर्म को पृथक नहीं किया जा सकता है। कल मैंने ये चीज आप लोग को बहुत अच्छा सा ऑनलाइन क्लास में समझाया था कि पहले व्यक्ति काम करता है, फिर उसमें विचार आता है, फिर वो काम करता है। तो विचार और कर्म जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे आप बैठे रहते हैं, बैठे बैठे आपको विचार आता है कि चलो एक कप चाय बनाया जाए, तब आप जाते हैं चाय बनाते हैं। तो विचार और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। कर्म विचार से श्रेष्ठ है, परंतु दोनों एक दूसरे के पूरक है। कर्म को विचार से श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन दोनों को एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसी तरह विचार और कर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डीवी के अनुसार आदर्श समाज वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सामान्य हित के लिए चिंतन और धर्म में लगा हुआ है।
डीवी के अनुसार आदर्श समाज वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सामान्य हित के लिए चिंतन और धर्म में लगा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है डीवी का दर्शन का सिद्धांत जो है, अगला सिद्धांत है प्रजातंत्र में विश्वास। क्या है? प्रजातंत्र में विश्वास, फेथ ऑफ डेमोक्रेसी। प्रयोजनवादी जो होते हैं वो प्रजातंत्र में भी विश्वास करते हैं। चूंकि जॉन डीवी एक प्रयोजनवादी शिक्षा शास्त्री थे, प्रयोजनवादी दर्शन शास्त्री थे, तो इनका प्रयोजनवाद में विश्वास था। डीवी प्रजातंत्र में अटल विश्वास करते थे जिसमें सहयोगात्मक क्रिया तथा रुचियों एवं लक्ष्यों की सामूहिक अंतरक्रिया निहित है। वे वैसे प्रजातंत्र में विश्वास करते थे जिसमें सहयोगात्मक क्रिया तथा रुचियों एवं लक्ष्यों की सामूहिक अंतरक्रिया निहित है। प्रारंभिक रूप से यह सहजीवन की विधि है। प्रारंभिक रूप से यह सहजीवन की विधि है जो सबको अवसर की क्षमता प्रदान करती है, जो सबको अवसर की क्षमता प्रदान करती है। जैसे हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ सबको शिक्षा का समान अधिकार है, सबको अवसर दिया जाता है। संविधान की दृष्टि में देश का प्रत्येक नागरिक समान है और उच्च वर्ग के लिए या निम्न वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो, संविधान के जो नियम है, जो संविधान है, वो सबके लिए बराबर है। नेक्स्ट है, तो हमने क्या देखा कि प्रजातंत्र में विश्वास, डीवी का प्रजातंत्र में विश्वास था, अटल विश्वास था। नेक्स्ट है व्यक्ति और समाज में संबंध। व्यक्ति और समाज में संबंध, रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, व्यक्ति एवं समाज में संबंध। डीवी के शब्दों में व्यक्ति और समाज में ऑर्गेनिक संबंध है। डीवी के विचार से, डीवी के शब्दों में यह डीवी का मानना था कि व्यक्ति और समाज में ऑर्गेनिक संबंध है। व्यक्ति शून्यता में विकास नहीं कर सकता। व्यक्ति जो है अकेला अपना विकास नहीं कर सकता। व्यक्ति शून्यता में विकास नहीं कर सकता क्योंकि व्यक्ति जो है एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मैन इज ए सोशल एनिमल। तो व्यक्ति जो है वो शून्यता में विकास नहीं करता और न ही केवल प्रकृति के साथ संबंध स्थापित करके उसका विकास होता है। व्यक्ति अकेले रहे और प्रकृति में रहे अकेले तो क्या उसका विकास होगा? आपने एक टीवी में सीरियल देखा होगा मोगली, वो जंगलों में चला गया, समाज से दूर प्रकृति के नजदीक चला गया, तो क्या उसका विकास हुआ? जानवरों के साथ रहने के कारण उसका बिहेवियर, उसका बोलना चालना सब कुछ जानवरों की तरह ही हो गया। तो व्यक्ति शून्यता में भी विकास नहीं कर सकता है और केवल प्रकृति के नजदीक रह करके भी विकास नहीं कर सकता है। व्यक्ति का विकास समाज में ही हो सकता है क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में उसे उठना, बैठना, व्यवहारात्मक क्रियाएं सब वो सीखता है, कैसे किससे बोलना है, किस तरह से उठना है, बैठना है, कैसे किसी का अभिवादन करना है। सहयोग की भावना, समुदाय में रहने से उसके अंदर सहयोग की भावना आती है। दुख में, सुख में एक दूसरे से कैसे व्यवहार करना है, कैसे किसी के दुख में लोग समाज में सभी जमा हो जाते हैं, समुदाय में रहता है व्यक्ति, कैसे उनके अंदर सामूहिकता की भावना, सहयोग की भावना, सहानुभूति की भावना, ये सब समाज में रहकर ही विकसित हो सकता है। तो समाज में ही व्यक्ति बढ़ता है और समाज में ही उसका विकास होता है। व्यक्ति का विकास इंडिविजुअल नहीं हो सकता है क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। तो ये पॉइंट व्यक्ति और समाज में संबंध, डीवी का मानना था कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, उसका विकास इंडिविजुअल नहीं हो सकता है। व्यक्ति समाज में ही बढ़ता है, समाज में ही जन्म लेता है, समाज में ही उसकी मृत्यु होती है, समाज में ही वह रहता है और समाज में ही उसका विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 7 है साधनात्मक दर्शन। साधनात्मक दर्शन, इंस्ट्रूमेंटल फिलॉसफी। कल मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था
कि पिता पुत्र एक अंकल के घर जाते हैं। पिता कहते हैं, पुत्र चप्पल पहनकर चलता है तो पिता कहते हैं कि बेटा चप्पल नहीं सैंडल पहनकर चलो। तो बेटा गुस्सा में खाली पैर बाहर आ जाता है। फिर पिता कहते हैं कि चलो कोई साधन कर लेते हैं, क्योंकि डीवी जो है वो प्रयोजनवाद को साधनवाद भी कहते हैं। कल आपको ये छोटा सा एग्जाम्पल स्टोरी में हमने बताया था कि चलो कोई साधन कर लेते हैं। तो गुस्सा में था बेटा, क्योंकि पिता ने उसे टोक दिया कि चप्पल नहीं पहनो सैंडल पहन लो। तो वो बोलता है नहीं, हम एक प्रयोग करते हैं, चलिए हम लोग पैदल चलते हैं, प्रयोग करते हैं, पहुंच पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहा जाता है। तो साधनात्मक दर्शन, क्योंकि डीवी प्रयोजनवाद को साधनवाद भी कहते हैं। तो डीवी का सिद्धांत है साधनात्मक दर्शन, इंस्ट्रूमेंटल फिलॉसफी। डीवी साधनवादी थे। उनके अनुसार जीवन की प्रत्येक क्रिया निश्चित लक्ष्य का साधन है। जीवन की जो प्रत्येक क्रिया है किसी निश्चित लक्ष्य का साधन है, जो जीवन का विकास करती है। आप जैसे यहाँ बीएड करने आए हैं तो ये डिग्री जो है आपका साधन है। ये डिग्री आप कहाँ से लेंगे? कॉलेज से लेंगे। आप कॉलेज में आए हैं, एडमिशन लिए हैं, कॉलेज आपका साधन है। यहाँ आप आते हैं, 2 साल स्टडी करते हैं, आप पास करते हैं, आपको डिग्री दी जाती है। तो आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि आपको टीचर बनना है, उसके लिए आपको बीएड की डिग्री चाहिए। उस डिग्री को लेने के लिए आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो ये आपका साधन है। और लक्ष्य है डिग्री लेना, क्योंकि आपको आगे चल के जीवन में टीचर बनना है। जीवन का आपका विकास कैसे करना है? एक अच्छा टीचर बन के करना है। तो वही डीवी कहते हैं कि मनुष्य जो है वो साधनवादी भी होता है। डीवी का मानना था कि जीवन की प्रत्येक क्रिया किसी निश्चित लक्ष्य का साधन है, जो जीवन का विकास करती है। विचार जीवन समस्याओं को सुधारने के साधन है। विचार जो है वो जीवन समस्याओं को सुधारने के साधन है। नेक्स्ट सिद्धांत है प्रयोगात्मक दर्शन, एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी। प्रयोगात्मक दर्शन, एक्सपेरिमेंटल फिलॉसफी। डीवी प्रयोगवादी थे। डीवी कैसे थे? प्रयोगवादी, क्योंकि बहुत दर्शन शास्त्री, शिक्षा शास्त्री जो है वो प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद भी कहते हैं। कल हमने इसको बहुत अच्छा से आपको समझाया था। तो डीवी प्रयोगवादी थे। उनका कथन था कि चेतन या अचेतन रूप में सब प्रयोग ही कर रहे हैं। डीवी प्रयोगवादी थे और मानते थे कि प्रत्येक मनुष्य, हर मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य चेतन या अचेतन, मतलब अब जानने या अनजाने, चेतन या अचेतन, जाने या अनजाने में सभी मनुष्य प्रयोग ही कर रहे हैं और विभिन्न प्रयोगों द्वारा अपनी समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आज हमारे साथ समस्या आ गई है कोविड-19 के कारण, आपकी नियमित कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। तो उसके लिए हमने उस समस्या का हमने क्या हल निकाला कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से आपकी शिक्षण संबंधी समस्याओं को हम पूरा कर रहे हैं। तो डीवी का मानना है कि हर एक व्यक्ति जाने अनजाने, चेतन या अचेतन रूप में प्रयोग ही कर रहे हैं और विभिन्न प्रयोगों द्वारा अपनी समस्याओं का हल करने का प्रयास कर रहे हैं। उनके अनुसार किसी भी विचार को स्वीकारने से पहले, डीवी का मानना है कि किसी भी विचार को स्वीकार करने से पहले उसकी प्रयोग द्वारा परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि प्रयोजनवादी किसी भी प्रकार के सत्य को बिना प्रयोग द्वारा प्रमाणित किए या प्रमाणित किए बगैर किसी भी चीज को वो सत्य नहीं मानते हैं। अगर आप कहते हैं कि ईश्वर है तो आदर्शवादी मान लेते हैं कि ईश्वर है, बट प्रयोजनवादी कहते हैं ईश्वर है तो आप उसको प्रूफ कर दिखाइए, प्रयोग कर दिखाइए कि ईश्वर है, तब वो मानेंगे कि हाँ ईश्वर का अस्तित्व है।
इसलिए प्रयोजनवादी आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, वो मन को ही आत्मा मानते हैं और आत्मा को ही क्रियाशील पदार्थ मानते हैं। मन को ही आत्मा मानते हैं और आत्मा को ही वो क्रियाशील पदार्थ मानते हैं। तो डीवी का मानना है कि किसी भी विचार को स्वीकार करने से पहले, अगर आप विचार कर रहे हैं कि ये संसार जो है एकदम अचानक से इसका निर्माण हो गया, इस ब्रह्मांड का अचानक से निर्माण हो गया, तो इसको स्वीकार करने से पहले प्रयोग द्वारा इसकी परीक्षा कीजिए कि क्या ब्रह्मांड का अचानक से निर्माण हो गया। क्योंकि प्रयोजनवादी मानते हैं कि इस ब्रह्मांड का भी विचार निर्माण, प्रकृति का निर्माण विभिन्न तत्वों से मिलकर हुआ है। ऐसा नहीं कि अचानक से कोई शक्ति आई और इस ब्रह्मांड का निर्माण कर दी, और कोई एक दैवीय शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है, वो मुझे भी चला रही है, आपको भी चला रही है, हम सबका संचालन कर रही है। ऐसा प्रयोजनवादी नहीं मानते हैं। तो डीवी का कहना है कि किसी भी विचार को स्वीकार करने से पहले, किसी भी विचार को सत्य मानने से पहले प्रयोग द्वारा उसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए। उनकी शिक्षा प्रयोग की, प्रयोग द्वारा तथा प्रयोग के लिए थी। डीवी का जो शिक्षा दर्शन हम पढ़ेंगे तो डीवी की जो शिक्षा थी वो प्रयोग की, प्रयोग द्वारा तथा प्रयोग के लिए थी। तो प्रयोगात्मक दर्शन हमने देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं डीवी का जो दर्शन का सिद्धांत था वो था विज्ञान तथा वैज्ञानिक विधियों पर बल। विज्ञान तथा वैज्ञानिक विधियों पर बल, emphasis on science and scientific methods, emphasis on science and scientific methods। डीवी ने विज्ञान तथा वैज्ञानिक विधियों के महत्व पर बल दिया। क्यों? डीवी जो था वो विज्ञान पर काफी विश्वास करता था, तो डीवी ने विज्ञान तथा वैज्ञानिक विधियों पर काफी बल दिया, उसके महत्व पर काफी बल दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रयोगात्मक दर्शन पर यकीन करते थे और विज्ञान द्वारा विभिन्न प्रयोगों द्वारा विभिन्न चीजों को सिद्ध किया जाता है। इसलिए डीवी विज्ञान और वैज्ञानिक विधियों के महत्व पर अधिक बल देते हैं और कहते हैं कि सभी प्रकार के मानवीय कार्यों का केंद्र है। विज्ञान जो है सभी प्रकार के मानवीय कार्यों का केंद्र है। इन्हीं के आधार पर ही प्रयोगात्मक विधि का विकास हुआ है। क्योंकि विज्ञान में भी आप पढ़े होंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम सिद्ध करते हैं। तो डीवी जो थे विज्ञान तथा वैज्ञानिक विधियों पर बहुत बल देते थे। इन्हीं के आधार पर उन्होंने प्रयोगात्मक विधि का विकास किया था। तो हमने डीवी के दर्शन को देखा। डीवी के दर्शन में डीवी के सिद्धांतों को जाना कि स्थानीय डीवी के सिद्धांत जो थे स्थानीय एवं शाश्वत मूल्यों पर विश्वास। वो स्थानीय एवं शाश्वत मूल्य जो होते हैं वो परिवर्तनशील होते हैं। उपयोगिता पर उन्होंने बल दिया। वैज्ञानिक एवं विज्ञान को उन्होंने महत्व दिया। विचार और कर्म को एक दूसरे का पूरक बताया। प्रजातंत्र में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। व्यक्ति और समाज का संबंध बताया। साधनात्मक दर्शन, प्रयोजनवाद को डीवी ने साधनात्मक दर्शन बताया, प्रयोगात्मक दर्शन बताया और विज्ञान एवं वैज्ञानिक विधियों पर उन्होंने बल दिया। अब हम देखते हैं, ये डीवी का तो दर्शन में उनका सिद्धांत हुआ। अब हम देखते हैं डीवी का शिक्षा दर्शन। डीवी का शिक्षा दर्शन क्या था? डीवीज एजुकेशनल फिलॉसफी। डीवीज एजुकेशनल फिलॉसफी, डीवी का शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत डीवी ने शिक्षा के अर्थ बताए। शिक्षा का अर्थ डीवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डीवी। डीवी के अनुसार शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डीवी। जॉन डीवी के शब्दों में शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसे अपने वातावरण पर नियंत्रण तथा अपनी समस्याओं को पूरा करने की योग्यता प्रदान करती है। जॉन, एक बार और सुनिएगा,
जॉन डीवी कहते हैं, जॉन डीवी के शब्दों में शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसे अपने वातावरण पर नियंत्रण तथा अपनी समस्याओं को पूरा करने की सहायता या योग्यता प्रदान करती है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा के दो पक्ष हैं, एक मनोवैज्ञानिक और दूसरा समाजशास्त्रीय। शिक्षा के दो पक्ष हैं, एक मनोवैज्ञानिक और दूसरा समाजशास्त्रीय। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल और समाजशास्त्रीय दूसरा समाजशास्त्रीय। सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल। पहला देखते हैं मनोवैज्ञानिक पक्ष में डीवी का क्या कहना है। मनोवैज्ञानिक पक्ष शिक्षा का आधार है। डीवी का मानना है कि मनोवैज्ञानिक पक्ष जो है वो शिक्षा का आधार है। इसमें बच्चे का अध्ययन अर्थात उसकी प्रवृत्तियां, एवं आंतरिक शक्तियां सम्मिलित है। इसमें बालक की प्रवृत्तियां एवं उसकी आंतरिक शक्तियों का विकास किया जाता है। बालक ही समस्त शिक्षा का आरंभिक बिंदु है। बालक ही समस्त शिक्षा का केंद्र है। बालक ही समस्त शिक्षा का आरंभिक बिंदु है। तो साइकोलॉजिकल पक्ष में हम क्या देखते हैं कि यह शिक्षा का आधार है, बेसिस ऑफ एजुकेशन है। मनोवैज्ञानिक पक्ष शिक्षा का आधार है। इसमें बालक का अध्ययन अर्थात उसकी प्रवृत्तियां एवं आंतरिक शक्तियां सम्मिलित है। इसमें बालक की प्रवृत्तियां एवं आंतरिक शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। बालक ही समस्त शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। बालक ही समस्त शिक्षा का आरंभिक बिंदु होता है। दूसरा है समाजशास्त्रीय पक्ष, सोशियोलॉजिकल पक्ष। समाजशास्त्रीय पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मनोवैज्ञानिक पक्ष। समाजशास्त्रीय पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वह सामाजिक स्थितियों की आवश्यकता पर बल देता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में ही रहकर उसका विकास हो सकता है। समाज में ही रहकर मनुष्य का विकास होता है। अतः जितना मनोवैज्ञानिक पक्ष इम्पोर्टेंट है उतना ही समाजशास्त्रीय पक्ष भी बालक के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वह सामाजिक स्थितियों की आवश्यकता पर बल देता है। जहां बालक को रहना तथा विकास करना है, बालक को समाज में रहना है, समाज में विकास करना है। जॉन डीवी का मानना है कि जाति की सामाजिक चेतना में व्यक्ति द्वारा भाग लेने से ही सारी शिक्षा आरंभ हो जाती है। जॉन डीवी का कहना है कि जाति की सामाजिक चेतना में व्यक्ति द्वारा भाग लेने से ही सारी शिक्षा आरंभ हो जाती है। अब देखते हैं हम जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन में डीवी की शिक्षा की विशेषताएं। डीवी के अनुसार शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। शिक्षा का अर्थ हमने देखा। शिक्षा का अर्थ में देखा कि शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसे अपने वातावरण पर नियंत्रण तथा अपनी समस्याओं को पूरा करने की योग्यता प्रदान करता है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि शिक्षा के दो पक्ष हैं, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक। अब देखते हैं डीवी के अनुसार शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीवीज एजुकेशन, विशेषताएं या कार्य भी कह सकते हैं आप। इसमें पहला कहते हैं डीवी शिक्षा जीवन के रूप में। उनकी पहली विशेषता है जो शिक्षा है वो जीवन के रूप में, एजुकेशन एज लाइफ। शिक्षा जीवन के रूप में, एजुकेशन एज लाइफ। डीवी ने इस बात पर बल दिया
कि शिक्षा जीवन की आवश्यकता है। डीवी ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा जीवन की आवश्यकता है। शिक्षा अपने आप में जीवन है। शिक्षा जीवन की आवश्यकता है। शिक्षा अपने आप में जीवन है। यह जीवन की तैयारी नहीं है। शिक्षा को आप जीवन की तैयारी मत समझिए। डीवी कहते हैं कि शिक्षा जीवन की आवश्यकता है। शिक्षा अपने आप में जीवन है। यह जीवन की तैयारी नहीं है। जीवन क्रियाओं की उपज है। डीवी का मानना है कि जीवन क्रियाओं की उपज है और शिक्षा का जन्म भी क्रियाओं से होता है। जीवन क्रियाओं की उपज है और शिक्षा का जन्म भी क्रियाओं से होता है। जॉन डीवी का तात्पर्य सामाजिक जीवन है। जीवन से जॉन डीवी का तात्पर्य सामाजिक जीवन से है, व्यक्तिगत जीवन से नहीं है। तो पहली विशेषता हम क्या देखें? शिक्षा जीवन के रूप में, एजुकेशन एज लाइफ। शिक्षा जीवन के रूप में, एजुकेशन एज लाइफ। डीवी इस बात पर बल देते हैं कि शिक्षा जीवन की आवश्यकता है। शिक्षा जीवन की आवश्यकता है। शिक्षा अपने आप में जीवन है। शिक्षा अपने आप में जीवन है। यह जीवन की तैयारी नहीं है। जीवन क्रियाओं की उपज है और शिक्षा का जन्म भी क्रियाओं से होता है। शिक्षा का जन्म भी क्रियाओं से होता है। जीवन से डीवी का तात्पर्य सामाजिक जीवन से है, व्यक्तिगत जीवन से नहीं। जीवन से डीवी का तात्पर्य सामाजिक जीवन से है, व्यक्तिगत जीवन से नहीं। दूसरी विशेषता देखते हैं। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा की दूसरी विशेषता है शिक्षा विकास के रूप में। शिक्षा विकास के रूप में, एजुकेशन एज ग्रोथ। शिक्षा विकास के रूप में, एजुकेशन एज ग्रोथ। शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा, हम सभी जानते हैं शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। डीवी के अनुसार विकास शिक्षा का वास्तविक कार्य है। शिक्षा का वास्तविक कार्य डीवी के अनुसार क्या है? विकास। शिक्षा द्वारा व्यक्ति को अधिकतम विकास की योग्यता प्रदान की जानी चाहिए। डीवी का मानना था कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति को अधिकतम विकास की योग्यता प्रदान की जानी चाहिए। जॉन डीवी के शब्दों में असीम एवं अपरिमित क्रिया। जॉन डीवी कहते हैं कि असीम एवं अपरिमित क्रिया, अपरिमित विकास, असीम एवं अपरिमित विकास, ग्रोथ, अनलिमिटेड एंड इनलिमिटेड, अनलिमिटेड एंड इनलिमिटेड ही शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य है। डीवी का कहना था कि असीम एवं अपरिमित विकास ही शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य है, जिसमें हमारा शिक्षा के द्वारा हमारा असीम विकास हो, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। तो शिक्षा का ऐसा लक्ष्य, वास्तविक लक्ष्य यही है। यह अध्यापक का कर्तव्य है कि वह उचित विकास की प्रक्रिया को सुविधापूर्ण बनाए। यह एक अध्यापक का कर्तव्य है कि वह उचित विकास की प्रक्रिया को सुविधापूर्ण बनाए, वातावरण तैयार करे, ऐसी स्थितियां, सहज स्थितियां उत्पन्न करे जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास असीमित हो सके, असीम हो सके, अपरिमित हो सके। नेक्स्ट शिक्षा की विशेषता है शिक्षा सामाजिक कुशलता के रूप में। शिक्षा सामाजिक कुशलता के रूप में, एजुकेशन एज सोशल एफिशिएंसी, एजुकेशन एज सोशल एफिशिएंसी, शिक्षा सामाजिक कुशलता के रूप में। डीवी शिक्षा को समाजीकरण का साधन वाला एजेंट मानता था। डीवी जो थे वो शिक्षा को समाजीकरण का साधन वाला एजेंट मानते थे, क्योंकि प्रयोजनवाद को डीवी साधनवाद भी कहते हैं। तो वो शिक्षा को समाजीकरण का साधन वाला एजेंट मानते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और शिक्षा द्वारा ही तर्क वितर्क करने तथा सामाजिक संबंधों का विकास होता है।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और शिक्षा द्वारा ही तर्क वितर्क करने से तथा सामाजिक संबंधों का विकास होता है तथा वह सामाजिक तौर पर कुशल होता है। शिक्षा द्वारा तर्क वितर्क करके मनुष्य का विकास होता है, सामाजिक संबंधों का विकास होता है तथा मनुष्य इस प्रकार सामाजिक तौर पर कुशल बनता जाता है। सामाजिक कुशलता में आर्थिक तथा सांस्कृतिक कुशलता भी सम्मिलित है। सामाजिक कुशलता के अंतर्गत सांस्कृतिक और आर्थिक कुशलता भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है शिक्षा अनुभूतियों का सतत पुनर्निर्माण। नेक्स्ट विशेषता है शिक्षा अनुभूतियों का सतत पुनर्निर्माण। एजुकेशन एज कंटिन्यूअस reconstruction of experience. Education as continuous reconstruction. Education as continuous reconstruction of experience. जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण द्वारा जीने की प्रक्रिया है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण द्वारा जीने की प्रक्रिया है। शिक्षा अनुभवों द्वारा और अनुभवों के लिए होना चाहिए। जॉन डीवी का मानना था कि शिक्षा अनुभवों द्वारा और अनुभवों के लिए होना चाहिए। Education is by experience, for experience and of experience. Education is by experience, for experience and of experience. अनुभव ही वास्तविक ज्ञान का एकमात्र साधन है। अनुभव जो है वो वास्तविक ज्ञान, रियल ज्ञान का एकमात्र साधन है। एक अनुभव दूसरे अनुभव की ओर अग्रसर करता है। एक अनुभव जो है हमें दूसरे अनुभव की ओर अग्रसर करता है। इस प्रकार अनुभवों का पुनर्गठन एवं पुनर्निर्माण होता रहता है। जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि हम लोग सुनते हैं ना कि सरकार बांध बना रही है या डैम का निर्माण हो रहा है। तो गर्मी के दिनों में गर्मी के दिनों में पानी की समस्या हो जाती थी। तो मनुष्य ने अनुभव किया कि यदि हम तालाब का निर्माण करें, पुराने ज़मानों में आप सुनते होंगे कि राजा ने तालाब खुदवाया राहगीरों को पानी पीने के लिए। और आजकल आप देखिएगा सरकार बड़े बड़े डैम का निर्माण करती है। किस लिए? बरसात का पानी को इकट्ठा करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत ना हो, पानी की समस्या से न जूझना पड़े। उसी तरह आप सुनते हैं न्यूज में या किसी चीज़ में कि सरकार बांध का निर्माण कर रही है और बहुत बड़े बड़े बांधों का सरकार ने निर्माण करवाया भी है। तो क्यों अचानक से उनको सपना आया क्या कि बांध बनाना है? नहीं, उन्होंने अनुभव किया कि हर बरसात के सीजन बरसात में नदियों में जब पानी वेग से आता है तो आसपास के गांव डूब जाते हैं। हर साल बाढ़ आता है, बाढ़ से काफ़ी नुकसान होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो अनुभव किया कि हम बांध बनाएं, तो वह बांध बनाया गया। तो अनुभव ही वास्तविक ज्ञान का एकमात्र साधन है। डीवी का मानना है कि अनुभव ही एकमात्र ज्ञान का साधन है। एक अनुभव दूसरे अनुभव की ओर अग्रसर करता है। इस प्रकार अनुभवों का पुनर्गठन होता है और पुनर्निर्माण होता रहता है। अनुभव का रिपीटेशन ही शिक्षा है। अनुभवों का रिपीटेशन ही शिक्षा है। रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, अनुभवों की पुनरावृत्ति या रिपीटेशन ही शिक्षा है। शिक्षा निरंतर अनुभवों का पुनर्गठन करती है। शिक्षा निरंतर अनुभवों का पुनर्गठन करती है। यह महत्वपूर्ण अनुभवों को सुरक्षित रखती है और नवीन मांगों के अनुसार उसका पुनर्गठन करती है। शिक्षा क्या करती है? ये अनुभवों को सुरक्षित करती है और नवीन मांगों के अनुसार अनुभवों का
पुनर्गठन करती है। हम अपने लास्ट अनुभव से कुछ सीखते हैं, उसको आगे आने वाले जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, आगे आने वाले अनुभवों में उसका कोरिलेशन करते हैं, पुनर्गठन करते हैं। नेक्स्ट है डीवी तथा शिक्षा के उद्देश्य। डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डीवी। डीवी के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य है? डीवी ने शिक्षा के उद्देश्यों को दो भागों में विभाजित किया है। डीवी ने शिक्षा के उद्देश्यों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला है तात्कालिक उद्देश्य, प्रॉक्सिमेट एम्स, तात्कालिक उद्देश्य, प्रॉक्सिमेट एम्स, और दूसरा है अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट एम्स। पहला तात्कालिक उद्देश्य, दूसरा अंतिम उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य प्रॉक्सिमेट एम्स, अंतिम उद्देश्य अल्टीमेट एम्स। तात्कालिक उद्देश्य को डीवी ने दो भागों में विभाजित किया है। डीवी ने शिक्षा के उद्देश्यों को दो भागों में विभाजित किया है, तात्कालिक और अंतिम। और पहला उद्देश्य जो उसका तात्कालिक उद्देश्य है, उसको डीवी ने पुनः दो भागों में विभाजित किया है। पहला उचित सामंजस्य, दूसरा प्रॉपर एडजस्टमेंट, उचित सामंजस्य, प्रॉपर एडजस्टमेंट, और दूसरा संवर्ध एवं उत्तम वर्तमान जीवन, समृद्ध एवं उत्तम वर्तमान जीवन। दूसरा है समृद्ध एवं उत्तम वर्तमान जीवन, रिच एंड लाइफ, रिच एंड बेटर प्रेजेंट लाइफ। तो हम पहला देखते हैं उचित सामंजस्य। तात्कालिक उद्देश्य को उन्होंने दो भागों में विभाजित किया। पहला है उचित सामंजस्य, प्रॉपर एडजस्टमेंट। किसी भी व्यक्ति के सम्मुख समस्या सामंजस्य की होती है। किसी भी व्यक्ति के सम्मुख जो प्रमुख समस्या होती है वो सामंजस्य की होती है। आप भी कहीं नए जगह पर जाइएगा तो कल को आपको सर्विस हो जाती है, मान लीजिए आपकी किसी इंटीरियर एरिया में आपको किसी स्कूल में सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो आप जाएंगे तो आपके सम्मुख सर्वप्रथम क्या समस्या आएगी? उस इंटीरियर एरिया में आपको, उस इंटीरियर क्षेत्र में जहां आपकी नियुक्ति हुई है, वहां आपको सबसे बड़ी समस्या आएगी एडजस्टमेंट की। आप कैसे वहां एडजस्ट करेंगे? वही डीवी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के सम्मुख जो प्रमुख समस्या होती है वह एडजस्टमेंट की होती है, सामंजस्य की होती है। डीवी के अनुसार शिक्षा को चाहिए कि वह बालक को सामाजिक कार्यों तथा घटनाओं को समझने तथा उस पर स्वामित्व मतलब उस पर कंट्रोल, उस पर स्वामित्व प्राप्त करने के योग्य बनाए। डीवी का मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक को सामाजिक कार्यों तथा घटनाओं को समझने, समाज में नित्य प्रति नई नई समस्याएं आती हैं, नई नई घटनाएं आती हैं, तो उसको समझने तथा उस पर स्वामित्व प्राप्त करने, उस पर विजयी होने के लिए, उस पर कंट्रोल करने के लिए, उस पर डोमिनेंट होने के लिए आपको उस पर कंट्रोल करना है। उस समस्या के अधीन आपको नहीं होना है, बल्कि आप समस्या के अधीन नहीं होइए, बल्कि समस्या आपके अधीन हो। ऐसा कंट्रोल आपको करना है। तो डीवी चाहता है, डीवी का मानना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बालक को सामाजिक कार्यों को समझने, घटनाओं को समझने तथा उस पर स्वामित्व प्राप्त करने, समस्याओं से बाहर निकलने के लायक बन सके, उसके योग्य बन सके तथा वातावरण को कुशलता से समझने व सामंजस्य करने में सहायता करे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वह बालक को सामाजिक कार्यों तथा घटनाओं को समझने तथा उस पर स्वामित्व प्राप्त करने के योग्य बनाए तथा वातावरण को कुशलता से समझने, वातावरण को
कुशलता से समझिए, ये नहीं कि भाग खड़े हुए, अरे मेरी तो नियुक्ति इंटीरियर एरिया में हो गई, मैं तो यहाँ सर्विस नहीं कर सकती हूँ। भाग, समस्याओं से भाग खड़े होना, बहुत लोग होते हैं समस्याओं को छोड़कर भाग खड़े होते हैं। तो वातावरण को वैसे योग्य बनाए, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि बालक को इस योग्य बनाए कि वो सामाजिक कार्यों तथा घटनाओं को समझे और उस पर स्वामित्व प्राप्त करे, उस पर कंट्रोल करे, और इस योग्य बनाए तथा वातावरण को कुशलता से समझने एवं एडजस्ट करने में सहायता करे। नेक्स्ट है तात्कालिक उद्देश्य में दूसरा जो उन्होंने उद्देश्य बताया वो है समृद्ध एवं उत्तम वर्तमान जीवन, रिच एंड बेटर प्रेजेंट लाइफ। हम कैसे अपने जीवन को, अपने प्रेजेंट लाइफ को अच्छा बना सकते हैं शिक्षा के द्वारा। उन्होंने दूसरा उद्देश्य जो तात्कालिक उद्देश्य के अंतर्गत बताया वह है समृद्ध एवं उत्तम वर्तमान जीवन। शिक्षा को बच्चे में हृदय और मस्तिष्क की उन योग्यताओं का विकास करना चाहिए। डीवी के अनुसार, डीवी का मानना था कि शिक्षा को बच्चे में हृदय और मस्तिष्क की उन योग्यताओं का विकास करना चाहिए जो उसके वर्तमान जीवन को, ऐसी योग्यताओं का विकास करना चाहिए जो बालक के वर्तमान जीवन को समृद्ध एवं उत्तम बनाए, ताकि बालक सफलतापूर्वक मूल्यों का निर्माण कर सके और प्रगति कर सके और अपनी प्रगति को स्थिर बना सके, बालक विकास कर सके, और ये नहीं कि ऊपर गए और नीचे गिर गए, अपने विकास को स्थिर बना सके। तो समृद्ध एवं उत्तम वर्तमान जीवन में हम देखते हैं कि डीवी का मानना था कि शिक्षा को बच्चे में हृदय और मस्तिष्क की उन योग्यताओं का विकास करना चाहिए जो उसके वर्तमान जीवन को समृद्ध एवं उत्तम बनाए, ताकि बालक सफलतापूर्वक मूल्यों का निर्माण कर सके और अपने प्रगति को, अपने विकास पथ को, अपने प्रगति को बनाए रख सके, स्थिर बना सके। और दूसरा है अंतिम उद्देश्य, अल्टीमेट एम्स। जॉन डीवी की समस्त शिक्षा प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य है विकास। जॉन डीवी की समस्त शिक्षा प्रक्रिया का अंतिम उद्देश्य है विकास, अधिक विकास। उन्हीं के शब्दों में, जॉन डीवी के शब्दों में, शिक्षा से तात्पर्य उन स्थितियों को प्रस्तुत करना है जिनमें जीवन का विकास निश्चित हो। जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा से तात्पर्य उन स्थितियों को प्रस्तुत करना है जिसमें जीवन का विकास निश्चित हो। तो डीवी के अनुसार अंतिम उद्देश्य क्या है कि शिक्षा द्वारा जीवन का अधिकतम विकास हो सके। नेक्स्ट हम देखते हैं डीवी का पाठ्यक्रम संबंधी विचार। डीवी ने बाल शिक्षा में पाठ्यक्रम संबंधी क्या विचार दिए, किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो डीवीज कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, डीवी की पाठ्यक्रम संबंधी विचारधारा। डीवी कठोर पाठ्यक्रम के पक्ष में नहीं थे। डीवी का मानना था कि पाठ्यक्रम कुछ फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, न कि कठोर होना चाहिए। डीवी कठोर पाठ्यक्रम के पक्ष में नहीं थे। उनके अनुसार पाठ्यक्रम तथा शिक्षा विधि बच्चे की रुचियों, भावनाओं तथा योग्यताओं पर आधारित होनी चाहिए। डीवी का मानना था कि पाठ्यक्रम कठोर नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम तथा शिक्षा विधि, वो सिर्फ पाठ्यक्रम नहीं, शिक्षा विधि को भी, पाठ्यक्रम तथा शिक्षा विधि बालक की रुचियों, अभिरुचियों, उनकी भावनाओं, उनकी योग्यताओं, उनकी आवश्यकताओं, उनकी अभिरुचि पर आधारित होनी चाहिए, उनकी बुद्धि लब्धि पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षात्मक पाठ्यक्रम की रचना के लिए उन्होंने कुछ सिद्धांत बताए। डीवी ने जो पाठ्यक्रम संबंधी अपनी विचारधारा रखी कि पाठ्यक्रम को कठोर नहीं, लचीला होना चाहिए। डीवी कठोर पाठ्यक्रम के पक्ष में नहीं थे। उनके अनुसार पाठ्यक्रम बालक की रुचि, अभिरुचि, उसकी योग्यता, उसकी भावना, उसकी क्षमता, उसकी बुद्धि लब्धि के अनुसार होनी चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने
कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिसमें पहला है उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम में वही विषय सम्मिलित किया जाना चाहिए। डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों, क्रियाओं एवं वस्तुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो मानव समस्याओं के समाधान तथा जीवन स्थितियों का सामना करने के लिए उपयोगी हो। डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम में वैसे विषयों, वैसे क्रियाओं, वैसे वस्तुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो मानव समस्याओं के समाधान तथा जीवन स्थितियों का सामना करने के लिए उपयोगी हो। दूसरा है लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। पहला हमने देखा उपयोगिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। दूसरा लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। डीवी के विचारानुसार पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए या पूर्व निश्चित एवं कठोर नहीं होना चाहिए। डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए या पूर्व निश्चित या कठोर नहीं होना चाहिए कि पूर्व में हमने ये निश्चित कर लिया कि इसको पढ़ना है तो आगे समाज में उसकी आवश्यकता है या नहीं, बालक उसको कितना ग्रहण कर रहे हैं, वो बालक के अवस्था के अनुसार है या नहीं है, उसको जाने बगैर उसको हम पढ़ाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डीवी का कहना है कि पाठ्यक्रम पूर्व निश्चित और कठोर नहीं होना चाहिए, यह आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। बालक की जैसी अवस्था, बालक की जैसी आवश्यकता है, उसकी अवस्था के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। डीवी के अनुसार सेकेंडरी स्कूल का पाठ्यक्रम बालक की 4 मुखी आवश्यकताओं एवं रुचियों पर आधारित होना चाहिए। डीवी का मानना था कि पाठ्यक्रम पूर्व निश्चित और कठोर नहीं होना चाहिए, यह बालक की रुचियों तथा प्रवृत्तियों तथा मानसिक आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम लचीला होगा तो हम बालक की मानसिक अवस्था, प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। तो डीवी का मानना था कि सेकेंडरी स्कूल का पाठ्यक्रम बालक की 4 मुखी आवश्यकताओं एवं रुचियों पर आधारित होना चाहिए। वे 4 मुखी आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? पहला है वार्तालाप एवं प्रकटीकरण। डीवी सेकेंडरी स्कूल का पाठ्यक्रम में बालक के लिए 4 मुखी आवश्यकताओं एवं रुचियों पर पाठ्यक्रम आधारित मानते थे। वे 4 मुखी जो आवश्यकताएं और रुचियां हैं उसमें पहला है वर्तमान वार्तालाप एवं प्रकटीकरण, वार्तालाप एवं प्रकटीकरण। दूसरा है जिज्ञासा एवं चीजों को ढूंढना, दूसरा है जिज्ञासा एवं चीजों को ढूंढना। तीसरा है रचना और चौथा है कलात्मक अभिव्यक्ति। डीवी ने 4 मुखी बताए, जिसमें पहला है वार्तालाप एवं प्रकटीकरण, दूसरा है जिज्ञासा एवं चीजों को ढूंढना, तीसरा है रचना और चौथा है कलात्मक अभिव्यक्ति। तो प्रिय शिक्षार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यदि नहीं आया होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगले नेक्स्ट आगे जो भी पाठ्यक्रम में डीवी ने बालकों के लिए बताए हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।